नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है योगेश और आज मैं फिर आपके लिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो भारत छोड़ो आंदोलन के ऊपर लेकर आया हूं। तो जैसे कि पता है कि अगस्त महीने से जुड़ी ये जो सीरीज़ है मैंने शुरू की हुई है और इसके बाद हर महीने के से जुड़े जितने भी हिस्टोरिकल जो एक्टिविटीज़ या मूवमेंट्स हैं वो मैं आपके आगे एमसीक्यूज़ की फॉर्म में लेकर आऊँगा। तो जैसे मैंने इससे पहले का जो वीडियो था स्वदेशी के ऊपर, तो उसको बड़ा डिटेल्ड और एमसीक्यूज़ की फॉर्म में जो प्रेजेंट किया था, होप सो आपको सबको अच्छा लगा होगा। और जिन्होंने नहीं देखा तो वो उस वीडियो को दोबारा से हमारे जो चैनल है सक्सेस ट्री उसके ऊपर जाकर देख सकते हैं। तो दूसरा आज का जो हमारा अगस्त का जो वीडियो है वो है क्विट इंडिया। जैसे कि आपको पता है 8 अगस्त की रात को ये शुरू हुआ आंदोलन, भारत की जो आज़ादी दिलाने के लिए बहुत क्रांतिकारी जो आंदोलन साबित हुआ था। तो इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे और इसके बारे में हम एमसीक्यूज़ को भी देखेंगे। ठीक है, तो लेक्चर शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि आप हमारे इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के अगर शौकीन हैं, आपको ये अच्छे लगते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम भी सक्सेस ट्री है उससे भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो हम बिना किसी देरी के ये हमारा जो वीडियो है ये शुरू करते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा जान लेते हैं कि ये जो हमारा क्विट इंडिया मूवमेंट है ये क्या था। ठीक है, वैसे नाम से काफ़ी क्लियर है, भारत छोड़ो आंदोलन। तो इस आंदोलन की जो शुरुआत है, हालांकि ये 8 अगस्त 1942 से शुरू हुआ था, लेकिन इसकी शुरुआत में दूसरे विश्व युद्ध से शुरू करना चाहूँगा, क्योंकि 1939 में जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ तो उसमें सबसे जो ट्रेजिडिक जो था वो एक ट्रेजिडी ये थी कि भारत की जितनी भी जो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज थी, चाहे वो कांग्रेस हो या कोई भी दूसरी और पॉलिटिकल पार्टीज थी, तो उनके समर्थन के बिना या फिर उनकी मंजूरी के बिना ही अंग्रेज़ों ने भारत को दूसरे विश्व युद्ध में धकेल दिया था। और उसका नतीजा ये निकला कि कहीं ना कहीं जो भी अंग्रेज़ों के खिलाफ, इंग्लैंड के खिलाफ जो लड़ रहे थे, जो ट्रिपल जो एक्सिस थी जो लड़ रहे थे, तो वो कहीं ना कहीं भारत को भी अपना दुश्मन मान चुके थे। जिसमें जो जापान था, जापान में मुख्य तौर पे बोलना चाहूँगा क्योंकि जापान ही जोग्राफिकल हमसे सबसे नज़दीक था एज़ कम्पेयर टू जर्मनी एंड इटली। तो उसके बाद 1942 में जब स्टैफर्ड क्रिप्स आए इंडिया में भारत की ये जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ समझौता करने, तो जब कोई समझौता नहीं हुआ तो जब जो कांग्रेस थी या दूसरी पार्टीज़ उनके द्वारा दिए गए जितने भी एग्रीमेंट्स थे उनके साथ वो उनके साथ जो सहमति नहीं बन पाई, तो बाद में फिर गांधी जी ने, कांग्रेस ने ये जो आंदोलन की शुरुआत की। ठीक है, तो जब क्रिप्स मिशन था जो 1942 का, ये फेल हो चुका था स्टैफर्ड क्रिप्स के साथ, तो उसके बाद जो कांग्रेस जो कमेटी थी गांधी जी के साथ मिलकर, तो उन्होंने जुलाई के महीने में मुंबई के पास महाराष्ट्र में वर्धा नाम का एक शहर है, ठीक है, तो वर्धा में इन्होंने क्या किया, एक मीटिंग बुलाया। ठीक है, तो वर्धा का ये जो मीटिंग था बड़ा ही इंपॉर्टेंट था, क्योंकि वर्धा में ही इन्होंने डिसाइड किया था कि अब हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो आंदोलन है शुरू करना होगा, ताकि अंग्रेज़ों को या दुनिया को मैसेज आए कि हम उनके इस फैसले में, जहां पर उन्होंने ज़बरदस्ती भारत को धकेला है दूसरे विश्व युद्ध में, हम उनके साथ नहीं हैं। और इसका एक बड़ा रीज़न ये भी था क्योंकि जो भी भारत के जो पड़ोसी देश थे, ठीक है, चाहे वो हमारा म्यांमार हो, मलाया हो, सिंगापुर हो, तो वहाँ पर जो ब्रिटिश फोर्सेस थी वो हार चुकी थी जापान से, और अगला जो उनका निशाना था कहीं ना कहीं भारत था, क्योंकि भारत में जो अंग्रेज़ थे और अंग्रेज़ों का जो हम अगर देखें आर्म्ड फोर्सेस में बहुत सारे भारतीय लड़ रहे थे, तो कहीं ना कहीं उनको भी लगता था कि जो भारतीय हैं वो उनके खिलाफ लड़ रहे हैं। तो अब उस चीज़ को जापान को या दूसरी जो शक्तियां हैं उनको एक मैसेज भी देना था, और अंग्रेज़ों के खिलाफ ये जो अंतिम ये जो लड़ाई थी उसका एक अंतिम जो चरण भी शुरू करना था गांधी जी ने। तो वर्धा में इससे डिसाइड हो गया था, और उसके बाद उन्होंने कहा, उन्होंने डिमांड की कि ब्रिटिश रूल इन इंडिया मस्ट एंडेड इमीडिएटली। इससे पहले कभी गांधी जी ने इतनी स्पष्ट तौर के ऊपर जो ब्रिटिश राज के खात्मे की बात नहीं की थी। हालांकि उनकी जो भी नीतियां थी, पॉलिसीज़ थी, उनके खिलाफ उन्होंने बहुत कहा, बोला, आंदोलन किए। जैसे कि हमें पता है 1920 का जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था, नॉन कॉपरेशन के में उन्होंने जो कॉपरेट ना करने का जो आह्वान किया था, सरकारी नौकरियों में हो या उनके सामान को ना खरीदने के बारे में हो या उनके कॉलेजेस में ना पढ़ने के बारे में हो। फिर 1930 का जो सिविल डिसोबीडियंस था, वहाँ पर उन्होंने आह्वान किया था कि हमें उनको कोई किसी तरह का टैक्स पे नहीं करना। लेकिन
उनको बाहर निकालने का ये जो निर्णय था या इस तरह का जो फैसला था, गांधी जी ने सबसे पहली बार इस आंदोलन में ही किया था। और दिस रेजोल्यूशन वाज एन आउटकम ऑफ द चेंज इन एटीट्यूड ऑफ द कांग्रेस एंड गांधी जी हिमसेल्फ टुवर्ड्स द ब्रिटिश। तो इस फैसले से पूरे भारत का, भारत की युवा पीढ़ी का और जितने भी जो गांधीवादी या कांग्रेस से जुड़े लोग थे, उनका जो रवैया था, एटीट्यूड था, वो अंग्रेजों के खिलाफ बिल्कुल चेंज हो गया था। तो इस भारत छोड़ो आंदोलन की जो शुरुआत है, ठीक है, तो वो वर्धा से शुरू हुई और वर्धा में उन्होंने डिसाइड किया कि हम अगले महीने, मतलब वर्धा का ये जो मीटिंग था कांग्रेस का, ये जुलाई में हुआ था, और उन्होंने डिसाइड किया कि अगले महीने 8 अगस्त को, ठीक है, तो 8 अगस्त को वो क्या करेंगे, वहां पर 7 अगस्त को उन्होंने डिसाइड किया था कि वो बॉम्बे में एक मीटिंग करेंगे। और बॉम्बे की ये जो मीटिंग थी, ठीक है, तो यहां पर मैं पढ़ के सुना दूं, वर्धा रेजोल्यूशन इज आल्सो नोन एज क्विट इंडिया रेजोल्यूशन, ठीक है, क्योंकि वर्धा में ये डिसाइड किया गया था कि ये आंदोलन शुरू करेंगे, तो इस रेजोल्यूशन को हम भारत छोड़ो जो रेजोल्यूशन भी बोल देते हैं। एंड दिस रेजोल्यूशन वाज रेटिफाइड ऑन ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी एट बॉम्बे ऑन अगस्त 7, 1942। तो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का इन्होंने आह्वान किया, वहां बुलाया गया, एक मीटिंग बुलाई गई दोबारा से बॉम्बे में, और हेयर ए नॉन वायलेंट मास स्ट्रगल। तो इन्होंने कहा कि हमें अहिंसक तरीके से एक स्ट्रगल करना है अंग्रेजों के खिलाफ, और जिसमें पूरा का पूरा जो भारत है उनके खिलाफ लड़ेगा। और अगस्त क्रांति मैदान, वहां पर एक बहुत बड़ा एक ग्राउंड है, ठीक है, अगस्त क्रांति जो मैदान है, वहां पर लोगों को इकट्ठा करने के बारे में इन्होंने बोला। और फिर एआईसी मीटिंग्स एंडेड ऑन द मिडनाइट ऑफ 8 अगस्त। 8 अगस्त की रात को ये मीटिंग जब खत्म हुई और डिसाइड हुआ कि आज रात से ही जो भारत छोड़ो आंदोलन की जो शुरुआत हम कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं अब 8 अगस्त की रात को जब इस तरह का बड़ा आंदोलन की जब शुरुआत हो जाती है, तो अंग्रेज बहुत डर गए थे। और उसी रात को इस मूवमेंट से, इस रेजोल्यूशन से या इस आंदोलन से जुड़े जितने भी बड़े नेता थे, चाहे वो गांधी थे, चाहे वो नेहरू थे, और भी जितने भी बड़े नेता थे, सभी को, किसी को गिरफ्तार कर लिया गया, किसी को घरों में नजरबंद कर दिया गया। तो इस मूवमेंट में, क्योंकि जो शुरुआत में ही बड़े लीडर्स की गिरफ्तारी हो गई थी, तो उस वजह से इस मूवमेंट को, इस आंदोलन को हम लीडरलेस मूवमेंट भी बोलते हैं, ठीक है, लीडरलेस, क्योंकि बड़े लीडर्स की गिरफ्तारी हो गई थी, ठीक है। तो इससे जुड़े जो है हम एमसीक्यूज हैं, ठीक है, तो वो मैं अब आपको बताऊंगा, और वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं आपके किसी भी, जहां पर भी ये स्टैटिक जीके है, हिस्ट्री का पार्ट आता है, वहां पर इंपॉर्टेंट है, चाहे वो ईपीएफओ हो, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो एसएससी का कोई भी पार्ट हो, एमटीएस, सीजीएस, सीजीएल, सीपीओ, व्हाटएवर, कोई भी एग्जाम हो, तो उसके लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि हु हैड गिवन द स्लोगन ऑफ डू और डाई ड्यूरिंग एंड क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया कि पहली बार गांधी इतने आक्रामक हुए, इतने ज्यादा अटैकिंग कभी गांधी नहीं हुए थे। पॉलिसीज के खिलाफ जरूर वो लड़े, लेकिन कभी ब्रिटिशर्स को बाहर निकालने के बारे में स्पष्ट तौर पे उन्होंने कभी नहीं कहा। तो यहां पर जो बात उन्होंने कही कि अब ये ऐसा क्षण आ चुका है, यहां पर या तो हमें काम करना पड़ेगा, आंदोलन करना पड़ेगा, ठीक है, और उसमें हमारी अगर जान भी चली जाती है तो उस हमें कोई परवाह नहीं है, ठीक है। तो ये डू और डाई, करो या मरो का ये जो नारा है, इसमें किसने दिया? महात्मा गांधी ने दिया, ठीक है, महात्मा गांधी ने दिया। और इस आज़ादी से जुड़े कुछ और नारे भी हैं, ठीक है, एग्जाम में आ जाते हैं। जैसे कि आपको पता है दिल्ली चलो का नारा, ठीक है, गो टू दिल्ली, ये सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा ये भगत सिंह ने दिया था। स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शेल हैव ऑन इट, ये हमारे बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। तो इस तरह के ये जो नारे हैं, ये जो जितने भी इस तरह के जो स्लोगन्स हैं, वो इंपॉर्टेंट हैं और एग्जाम्स में आ जाया करते हैं, ठीक है। तो ये डू और डाई का जो नारा है, ये महात्मा गांधी ने दिया। और इसकी एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, क्योंकि गांधी जी इतने अटैकिंग अपने मूड के लिए नहीं जाने जाते थे कभी भी। तो सुभाष चंद्र बोस को जब वो हमारे कंट्री से, देश से बाहर थे, तो जब उनको ये पता लगा कि इस तरह का नारा दिया है, तो उन्होंने भी उसके बाद उनको फादर ऑफ द नेशन, राष्ट्रपिता की उपाधि दी। और वहीं से उनको रेडियो से जो संबोधन भी किया कि सारे भारतीयों को अब चाहिए कि गांधी जी के इस रास्ते के ऊपर हमें चलना चाहिए। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये नारा था, डू और डाई, करो या मरो का जी, ठीक है। इसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि जब क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था, तो उस टाइम पीरियड में इंडिया के वाइसरॉय कौन थे, ठीक है। तो मैंने आपको लास्ट टाइम पीरियड में भी बताया था,
ठीक है, कि ये जो वॉइस रॉयज हैं ये आज के जैसे प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, उस टाइम पीरियड में वॉइस रॉय हुआ करते थे, ठीक है, जिसको आज हम राष्ट्रपति भवन या प्रेसिडेंट हाउस बोलते हैं, वो किसी टाइम पीरियड में, अंग्रेजों के टाइम पीरियड में वॉइस रॉय हाउस हुआ करता था, जो पहले कलकत्ता में था और बाद में जब कैपिटल शिफ्ट हुई 1911 में तो वो दिल्ली में आ गया था। और ये जो वॉइस रॉयज हैं, ठीक है, तो इनके ऊपर भी मैं एक सीरीज शुरू करूंगा बड़ी जल्दी। और ये जो वॉइस रॉयज थे पहले 1857 की क्रांति से पहले, इनको ही हम गवर्नर जनरल्स कहा करते थे। तो ये जो वॉइस रॉय थे क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पीरियड में, ठीक है, तो वो थे लॉर्ड लिनलिथगो, ठीक है। तो ये जो लॉर्ड लिनलिथगो थे, इनका जो टाइम पीरियड रहे वो रहे 1936 से 1944, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान यही हमारे क्या रहे, हमारे वॉइस रॉय रहे, ठीक है। और फिर लिनलिथगो के बाद वेवल आए थे और वेवल के बाद लास्ट में हमारे माउंटबेटन आए थे, ठीक है। तो लास्ट जो हमारे वॉइस रॉय थे जो आज़ादी से पहले या जिनके टाइम पीरियड में आज़ादी मिली वो माउंटबेटन थे, लेकिन क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पीरियड में कौन थे, लॉर्ड लिनलिथगो थे, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वाज हेल्ड बिटवीन, ठीक है, ये जो दूसरा युद्ध है, ठीक है। तो जैसे मैंने लेक्चर की शुरुआत में आपको बता दिया था कि ये जो दूसरा विश्व युद्ध था वहां से शुरुआत हुई थी कि जो भारतीय हैं, भारतीयों को ज़बरदस्ती जो इन्वॉल्व कर लिया था और उनको एक वर्ल्ड वाइड मैसेज दिया अंग्रेज़ों ने कि भारतीय भी हमारी साथ हैं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में साथ हैं। लेकिन एक्चुअल में जो किसी भी भारतीय पॉलिटिकल पार्टी ने इस तरह का कोई उनको ग्रीन सिग्नल नहीं दिया था। और जैसे मैंने बताया कि ये जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है ये शुरुआत हुई इसकी 1939 में और कब तक रहा, ये 1945 में रहा, ठीक है। तो इसका जो शुरुआत था और जो अंत था, ठीक है, उससे जुड़ी मैं छोटी छोटी और कुछ बातें बता देता हूं, ठीक है, कि ये जो 1939 का जो टाइम पीरियड था, ठीक है, तो ये हमारा त्रिपुरी का सेशन था कांग्रेस पार्टी का। और ये त्रिपुरी का ये एक शहर का नाम है, यहाँ का जो सेशन था कांग्रेस पार्टी का, तो सुभाष चंद्र बोस, आपने स्टोरी सुनी होगी कि यहाँ पर जीते, लेकिन कोई भी जो कांग्रेस के बहुत सारे बड़े लीडर्स उनसे खुश नहीं थे, उस वजह से उनको रिज़ाइन करना पड़ा, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका मानना था कि ये एक ऐसा वक्त है जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका है और जो अंग्रेज़ों के खिलाफ जो लड़ रही है जर्मनी, इटली या जापान, हमें उनका साथ देना चाहिए। तो इस वजह से उनको कांग्रेस से बाहर होना पड़ा। तो यहाँ से शुरुआत हो गई थी और भारतीयों का और सुभाष चंद्र बोस का जो स्टैंड था बड़ा स्पष्ट था, ठीक है। और 1945 जब जापान में जब हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर जो एटॉमिक अटैक हुआ, उसी के साथ ये जो विश्व युद्ध है वो ख़त्म हो गया था, ठीक है। और जो 1945 में जब मैं बात कर रहा हूँ कि हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर जब अटैक हुआ, तो जापान में जो भी जो हमारी जो यूके की जो फोर्सेस थी उनको जो लीड कर रहे थे माउंटबेटन, ठीक है, क्योंकि माउंटबेटन के आगे 1945 में 15 अगस्त को, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, 15 अगस्त को सरेंडर किया था जापानीज आर्मी ने। और यही माउंटबेटन जब भारत वापस आए एज ए वॉइस रॉय बन के आए, तो उन्होंने भारत की आज़ादी का दिन भी कौन सा मुकर्रर किया, वो भी 15 अगस्त ही किया। तो दूसरी वर्षगांठ थी जब दूसरा विश्व युद्ध में जापान ने यूके के आगे अपनी जो सरेंडर किया था यूके और अमेरिका के आगे, तो उसी दूसरी वर्षगांठ के ऊपर भारत को आज़ादी मिली थी, ठीक है। तो 1939 से भी जुड़ा मैंने कुछ क्वेश्चंस बता दिए, 45 से भी बता दिए, और ये 6 साल तक हमारा जो विश्व युद्ध चलता रहा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी वाज अरेस्टेड। जैसे कि मैंने बात की थी कि गांधी जी और जितने भी बड़े लीडर्स थे इनको गिरफ्तार कर लिया गया था 8 अगस्त की रात को ही, और इसी वजह से इस मूवमेंट को हम बोलते हैं लीडरलेस मूवमेंट, ठीक है। तो उनको कहाँ अरेस्ट किया गया था, तो इनको आगा खान पैलेस, ठीक है, इसका जो फोटो भी लगा हुआ है, तो आगा खान जो पैलेस है यहाँ पर इनको नज़रबंद कर दिया गया था और लगभग 2-2.5 साल के बाद इनको यहाँ से रिहा किया गया था, ठीक है। तो आगा खान पैलेस, ठीक है। यहाँ पर मैं बता दूं आपको कि ये जो यारवाड़ा जेल है, ठीक है, ये कहाँ पर है, पुणे में है। और यहाँ पर गांधी जी गिरफ्तार हुए थे 1932 में, ठीक है। तो 32 में जब वो वापस आए थे सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से, और यहाँ पर वो गिरफ्तार रहे, और इसी के बाद जो पूना पैक्ट जो मशहूर है, ठीक है, तो वहाँ पर हुआ था। तो यहाँ पर जो क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम वो अरेस्ट हुए, वो कहाँ पर हुए, आगा खान पैलेस में, जो कहाँ पर है, मुंबई में है, ठीक है। बॉम्बे था उस टाइम पीरियड में इसका नाम, और बॉम्बे अगस्त क्रांति मैदान से इसकी शुरुआत हुई थी, और बाद में पूरे देश भर में ये जो मूवमेंट है, ये आंदोलन है, वो फैल गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5वां कि हम उस टाइम पीरियड में ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर कौन थे।
क्विट इंडिया के टाइम पीरियड में, ठीक है, 1942 में। तो इस टाइम पीरियड में शायद आपने ये फोटो देखा हो, और ये फोटो किसका है? विंस्टन चर्चिल का, ठीक है। तो 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट या दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन का जो, यूके का जो प्राइम मिनिस्टर था वो था विंस्टन चर्चिल, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बाद में 1946 का जो इलेक्शन हुआ था यूके में, बाद में चर्चिल हार गया था उसकी जो पॉलिसीज़ की वजह से, और जो लॉर्ड एटली था वो लॉर्ड एटली थे वो नेक्स्ट जो इसके बाद इंग्लैंड के या ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बने। और कभी कभार ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि जब देश आज़ाद हुआ तो उस टाइम पीरियड में ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो कौन थे? एटली थे, लॉर्ड एटली, जो साइमन कमीशन टीम के भी मेंबर हुआ करते थे, ठीक है। तो जो चर्चिल के टाइम पीरियड में ही क्या हुआ? दूसरा विश्व युद्ध हुआ, या फिर हम बोल सकते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट हुई, या फिर हम बोल सकते हैं कि इन्होंने ही जो स्टैफर्ड क्रिप्स को इंडिया में समझौते के लिए भेजा था, ताकि जो भारत की पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो जो अंग्रेजों का दूसरे विश्व युद्ध में साथ दें, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस थे। और क्योंकि जब 8 अगस्त की रात को इस तरह का अंदेशा हो चुका था गांधी जी को कि शायद हमें आज के इस रैली के बाद शायद हमें गिरफ्तार कर लें, तो उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि अगर हम इस मूवमेंट में कहीं गिरफ्तार हो जाते हैं तो अपने जो फैसले हैं, ठीक है, डिसीजंस हैं, हर भारतीय अपने आप से ले, ठीक है, और अपनी अंतरात्मा से ले, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि इसमें हम ही हर टाइम पीरियड में आपको जो आपके जो डिसीजंस हैं या आपको जो ऑर्डर्स हैं या जो फैसले हैं हम ही लेंगे। और उन्होंने सभी लोगों को स्वतंत्र कर दिया था और अपने तरीके से इस मूवमेंट को चलाने का निर्देश दे दिया था, ठीक है। तो ये जो कोटेशन है, ये जो उस टाइम पीरियड का लेक्चर था गांधी जी का कि एवरी इंडियन हु डिजायर्स फ्रीडम, जो चाहता है भारत आज़ाद हो एंड strives for it must for his own guide arguing him and her on a long hard road where there is no resting place, जहाँ पर ऐसा आपको रास्ता चुनना होगा जहाँ पर कोई भी जो रेस्ट नहीं होगा, एंड विच लीड्स अल्टीमेटली टू द इंडियन इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, और एक दिन जाकर उस रास्ते पे हमें जो आज़ादी है ज़रूर मिल जाएगी। लेकिन ये जो अंदेशा है उनको पहले ही हो गया था, और इसी वजह से इस मूवमेंट को हम लीडरलेस मूवमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। तो मैं एक बार रिपीट कर दूं सारे के सारे क्वेश्चंस, ठीक है, कि इसका जो रेजोल्यूशन है कहां पर पास किया गया? वर्धा में किया गया, वर्धा रेजोल्यूशन। और बाद में मीटिंग कब बुलाया गया? 8 अगस्त को बुलाया गया 1942। और कहां पर? अगस्त क्रांति मैदान में बुलाया गया। गांधी जी का स्लोगन क्या था? गांधी जी का स्लोगन डू और डाई था, ठीक है। और फिर उस टाइम पीरियड में ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? विंस्टन चर्चिल। इंडिया में वाइस रॉय कौन थे उस टाइम? लॉर्ड लिनलिथगो थे, ठीक है। और बाकी जितने भी जो क्वेश्चंस हैं मैंने बताया, दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, या फिर 39 में क्या हुआ, 45 में क्या हुआ, और जो वर्ल्ड वॉर का टाइम पीरियड क्या था, तो ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं इस टॉपिक से बनते हैं और आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो आपको ये जो पूरा का पूरा जो इंफॉर्मेशन है क्विट इंडिया का, ठीक है, इस वीडियो के तहत मैंने आपको दिया है, और होप सो आपको अच्छा लगा होगा। और अच्छा लगा तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर दीजिए, क्योंकि उससे मुझे और एनर्जी मिलती है, और इस तरह की जो वीडियोज़ हैं मैं और भी आपके लिए लेकर आऊँगा। तो ये जो सीरीज थी हमारी अगस्त की हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, उसका ये दूसरा वीडियो है। पहला मैं ऑलरेडी आपको दे चुका हूं स्वदेशी मूवमेंट से जुड़ा हुआ, और नेक्स्ट जो वीडियो होगा हमारा आज़ादी से जुड़ा होगा 15 अगस्त 1947। तो उससे जुड़े जितने भी क्वेश्चन होंगे हमारे हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मैं लेकर आऊँगा आपके लिए। और इस तरह ही आप अपने जो कमेंट्स हैं, ठीक है, जो आप अपना प्यार, जो आप अपना हमें देते हैं कमेंट्स के जरिए, ऐसे देते रहिए। और हमारे चैनल्स को, हमारा जो सक्सेस ट्री चैनल है उसको टेलीग्राम पर भी और यूट्यूब के ऊपर भी सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।